नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कविता प्रभात खंड 3 राग रंग से मैं मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य की एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है यह हुई ना बात। रो रहा है शिशु, रोता ही जा रहा है अविराम। स्वर लिपि के किसी एक स्वर में टिका, ग्रामाफोन रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुई की तरह वही वही स्वर, आरोह अवरोह विहीन। रुदन एक तान जिसे छुपाने के अथक उपचार का नानाविध ताना बाना बुनती है बेचारी माँ। करवट बदलते शिशु पिता झींक झल्लाकर बड़बड़ाते हैं, कहाँ से पहुंच गया था ये झिंगूर तुम्हारी कोख में। अपने वक्ष में भर लेती है रोते शिशु को, मुंह में माँ का स्वाद घुलते ही कुन्न मुन्न करता शिशु सो जाता है। मगर बेचैन है माँ, कैसी कुत्सित संज्ञा दी अपने ही आत्मज के लिए स्वयं पिता ने। तमतमा उठी शिशु माता, उसी समय उभरी रात की नीरवता में वास्तविक झिंगूर की हठधर्मी नीरस एकतांता। पुनः कसमसाए शिशु पिता, किंतु अब किससे झींकते झल्लाते। शिशु तो निद्रामग्न था। अब तो जाग उठी थी उत्तर प्रकृति, क्योंकि बीज ने सृष्टि को कोसा था। मुस्कुराई शिशु माता, अब बोले ही बोली यह हुई ना बात। दोस्तों, मेरे बाबा की कविताएं कहीं अंतर मन को छू जाती है। बड़ा अच्छा लगता है उन्हें पढ़ते हुए। आज है 5 अगस्त 2020, शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस। हमारे पहले उपराष्ट्रपति, हमारे दूसरे राष्ट्रपति, विद्वान। आज के हमारे 21वें एपिसोड की शुरुआत हम करें उसके पहले एक मन की बात आपके साथ करना चाहता हूं। ये शब्द शिक्षक जो है, ये मेरे मन के बहुत करीब है। 3 पीढ़ियां, हमारी 3 पीढ़ियां दोस्तों, मेरे दादाजी, मेरे पिता और उनके भाई और मैं स्वयं, हमारे परिवार में 3 पीढ़ी शिक्षक हैं। मेरे दादा डॉक्टर अक्षय भट्टाचार्य रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे, सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। रिटायर हुए, उज्जैन आए और उन्हें इंदौर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने का न्योता मिला। मना कर दिया, कहा अब नौकरी नहीं करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड करते रहे। आई थिंक अपने रिटायरमेंट के 12 साल तक दादाजी ये काम करते रहे। फिर मेरे पिता डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, जिन्होंने समावर्तन मैगजीन की बीज रखी, नींव रखी, वो डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विक्रम यूनिवर्सिटी में। वहीं पे विक्रम यूनिवर्सिटी में वो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर रहे और कंटिन्यूइंग एजुकेशन की शुरुआत उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी में की। मेरे बड़े काका पवित्र कृष्ण भट्टाचार्य एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में आप रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। मेरे छोटे काका डॉक्टर अपूर्व कृष्ण भट्टाचार्य बहुत जल्दी चले गए हम लोगों के बीच से। वो भी प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के विक्रम यूनिवर्सिटी में। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका हमसफर अजय भट्टाचार्य। मैंने अपने करियर की शुरुआत वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से की, कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, ये परिवार तो यूनिक है। हाँ, भूल गया, मेरी माँ प्रणति भट्टाचार्य
ये भी किसी से कम नहीं है। सुमन मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत मेरे पिताजी ने की थी, जो 3rd और 4th ग्रेड के जो वर्कर्स थे यूनिवर्सिटी के, उनके बच्चों के लिए। मेरी माता प्रणति भट्टाचार्य उसकी प्रिंसिपल रही। तो दोस्तों, ये है हमारा परिवार। और कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा ये एपिसोड है, 21वां एपिसोड, उसमें हमारे बीच कविताएं लेकर के आएंगी ज्योति जैन जी, कहानी लेकर के आएंगी डॉक्टर जया मिश्रा, और हमारे भाई निरंजन श्रोत्री जी आएंगे आपके बीच अपने युवा कवियों को लेकर के। लेकिन एक बात बता दूं, निरंजन भाई भी शिक्षक हैं। निरंजन भाई नमस्कार। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे 21वें एपिसोड की ज्योति जैन जी की कविताओं के साथ। ज्योति जी नमस्कार, मैं ज्योति जैन एक बार फिर अपनी कविताएं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी पहली कविता, जो 2 कविताएं हैं, वो मैं स्त्री और ज़िंदगी और स्त्री और नदी, इस विषय पर प्रस्तुत करूँगी। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है, क्या फ़र्क पड़ता है मैं स्त्री हूँ या नदी। स्त्री और नदी दोनों ही के पैरों में मानो चक्कर है, चलती रहती है, बहती रहती है, लगातार, बिना रुके, सतत। स्त्री और नदी दोनों ही निर्मल, पाक, जन्म या उद्गम से स्वच्छ, पावन। मैला तो उन्हें दूसरे ही करते हैं। स्त्री और नदी दोनों ही बहना चाहती हैं, स्वच्छंद, बेबाक, अल्हड़ युवासी। रोको मत, टोको मत, बांधो मत, बस बहने दो उन्मुक्त। स्त्री और नदी दोनों ही जानती हैं उबड़ खाबड़ राहों पर भी अपनी राह खुद बनाना, हर बाधा के ऊपर से गुजरते जाना। स्त्री और नदी की राह में मुश्किलें हो कितनी भी, तय करना हो लंबा सफ़र, पर पा ही लेती हैं मंजिल को अपनी निश्चित रूप से। स्त्री और नदी दोनों ही चाहती हैं अपना वजूद कायम रखना, कामयाब भी होती हैं, बावजूद इसके कि लोग कोशिश करते हैं उन्हें सुखाने की, बर्बाद करने की। स्त्री और नदी दोनों ही की खासियत है विशाल हृदय होकर भी विशालता में खुद को समा लेने की, फिर चाहे स्वयं का अस्तित्व ही क्यों न दांव पर लग जाए। स्त्री और नदी दोनों ही हैं जीवनदायिनी, चाहे एक नया जीवन देना हो या उस जीवन को बरकरार रखना हो। स्त्री और नदी दोनों ही कभी गहरी तो कभी उथली भी। था पाने को उसकी प्रवृत्ति जानना, उसकी गहराई में जाना आवश्यक है। स्त्री और नदी दोनों ही तय करती हैं स्वयं अपनी मर्यादाएं, हदें। जानती हैं ये हदें टूटी तो विनाश निश्चित है। मगर हाँ, इतने साम्य के बाद भी दोनों में एक फर्क अवश्य है। नदी नहीं देखती पीछे पलटकर, पर स्त्री देखती है पीछे मुड़कर, लौटना चाहती है कभी कभी अपनी जड़ों में, अपने बचपन में और अपने खिलंदड़े दिनों की। स्त्री और जिंदगी, ये है मेरी अगली कविता का शीर्षक। सूरज उगने के पहले बुरु कुआ की तरह चमकती हुई कुछ अलसाई उठ जाती है, मध्यम पड़ते तारों को बुहारती, नींद में डूबे मासूम चेहरों को देखती, फिर अपने काम में जुट जाती है। कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें, कुछ लापरवाही, कुछ आलसी, लेकिन फिर भी रिश्तों का ताना बाना बुनने में लग जाती है। सूरज उगने तक
उसकी उष्णता को आत्मसात कर घड़ी की सुई की तरह चलते खुद ऊर्जा से भर जाती है। धूप छाँव घटते बढ़ते चांद की तरह आने वाले हर उतार चढ़ाव को हंसते मुस्कुराते सह जाती है। रात होते होते थोड़ी थक हार कर सुबह फिर जीतने के लिए चमकते तारों के साथ टंके चांद का लिहाफ ओढ़ सो जाती है। रात में भी तो थमती कहाँ है, रात में भी तो थमती कहाँ है। नीम अंधेरे में भी देख ही लेती है इंद्रधनुषी सपने और दिन की रोशनी में उन्हें पूरा करने का ठान लेती है। सबको अपने होने का हर पल एहसास कराती है। यत्र तत्र सर्वत्र जिंदगी तू भी तो स्त्री हुई जाती है। धन्यवाद। डॉक्टर जया मिश्रा उज्जैन की ही नहीं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की वन ऑफ द टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, और लिखती भी हैं, बहुत खूब लिखती हैं। मेरी जया जी आपसे बहुत छोटी सी मुलाकात हुई जब आप हमारे घर आई थी मेरी बहन कृष्णा बनर्जी से मिलने। एक मन की बात, मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जिस समय लॉकडाउन के टाइम पर बीमार पड़े तो आपके हॉस्पिटल, जेके हॉस्पिटल में उनका उपचार हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे छू गई वो ये थी कि मुझे बाबा ने बाद में बताया कि आप अपनी व्यस्तता के बावजूद शाम को आकर के बाबा के साथ बैठती थी और अपनी रचनाएं बाबा को सुनाती थी। ये एक बेटे के नाते कह रहा हूं, खूब खूब आभार आपका। मगर आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, आपको बहन मानता हूं, इसीलिए ढेर सारा प्यार। आइए, आपकी बारी है, आइए और हमें सुनाइए आपके द्वारा लिखी कहानी संग्रह आई एम स्पेशल। ये आपने जो पब्लिश की है किताब, इसमें से कुछ कहानियां। डॉक्टर जया मिश्रा। नमस्ते, मैं डॉक्टर जया मिश्रा पिछले 25 साल से उज्जैन में ऑप्स गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से कविताएं लिखती थी और मुझे पता ही नहीं पड़ा सृजन करते करते मैं कब सर्जन बन गई। और मेरी पूरी लाइफ डिलीवरी, ऑपरेशंस, ओपीडी, पेशेंट्स इनके बीच में बट कर रह गई। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी मन में कुछ ख्याल, कुछ विचार आते हैं और जब तक उन्हें लिख ना दूँ तब तक वो दिमाग में रहते हैं, कुलबुलाते रहते हैं। कभी कभी कविताएं, कहानियाँ, गीत या भजन के रूप में कुछ कुछ चीज़ें बाहर आती रहती हैं और इसी तरह कुछ कुछ सर्जन के साथ साथ सृजन का काम जारी रहता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जया मिश्रा पिछले 25 सालों से उज्जैन में गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने मरीजों और डॉक्टर्स के संबंध पर जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स पेशेंट के लिए होती हैं और पेशेंट्स हमारे बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जो सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं या मेरे जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। और उन कहानियों को मैंने मेरी एक किताब आई एम स्पेशल में संकलित किया है। आज आपके सामने इसी से एक कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अंकुर। रेगिस्तान में भी अगर बारिश की बूंदें गिरती रहे तो कुछ सालों में कोई फूल खिल ही जाता है। 2 साल से लगातार ना कर रही स्नेहा को आज गिरिजड़िया को हाँ कहना ही पड़ा। जिंदगी कितनी भी कठोर, पथरीली दिखाई पड़े, कुछ अंकुर हमेशा मानव मन में बो देती है। स्नेहा को आज काफ़ी सालों के बाद थोड़ा मानसिक सुख प्राप्त हुआ,
शॉवर लेकर स्नेहा चाय का कप के साथ बरामदे में आ गई। उसे अपना पिछला 10 साल का जीवन अचानक फिल्म रील की तरह घूमने लगा। स्नेहा मध्यम परिवार की इकलौती लड़की थी। पिताजी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद माँ ने जैसे तैसे उसे पढ़ाया और स्नेहा के बैंक में नौकरी लगते ही शादी कर दी। आलोक अच्छा लड़का था, वह भी बैंक में ही नौकरी करता था। शादी के बाद 2 साल कब गुजर गए दोनों को ही पता नहीं चला। उसके बाद जब पूर्वी के आगमन का एहसास हुआ तो दोनों ही खुशी से लहक उठे। आलोक स्नेहा का बेहद ध्यान रखने लगा। स्नेहा कई बार आलोक से कहती कि मैं अकेली ही माँ नहीं बन रही हूँ, सभी औरतें बनती हैं। हंसकर आलोक कहता, लेकिन आलोक के बच्चे की माँ तो तुम ही बनोगी ना। देखते ही देखते पूर्वी आ गई। पूर्वी बेहद सुंदर गोरी बच्ची थी। गोरा रंग, काली आंखें, गोल मटोल, वजन भी अच्छा था, बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती थी। 6 माह के होने पर उन्हें ऐसा लगा कि पूर्वी कुछ कमजोर दिखाई दे रही है। शाम को डॉक्टर के क्लिनिक पर पूर्वी को लेकर गए। डॉक्टर ने देखा और कहा खून की कमी लगती है, आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, खून बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, कुछ दिनों बाद फिर दिखा दीजिए। देखते ही देखते 1 वर्ष पूरा हो गया। अपूर्व ने आने की सूचना दी थी। पहले तो आलोक को लगा कि यह बेहद जल्दी हो जाएगा, फिर कुछ सोचकर बोले चलो दोनों बच्चे साथ में बड़े हो जाएंगे। इधर पूर्वी बार बार बीमार पड़ जाती, चेहरा भी कमजोर दिखने लगा था। पूर्वी बिल्कुल मंगोल बच्चों की तरह दिखने लगी। डॉक्टर को वापस दिखाया, उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर किया। डॉक्टर ने खून की जांच करवाने के लिए कहा। आलोक ने स्नेहा व पूर्वी को घर छोड़ा और कहा शाम को मैं रिपोर्ट लेता हुआ घर आ जाऊंगा और तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन भी दे दूंगा। स्नेहा परेशान होकर झुंझलाने लगी। एक तरफ काम का बोझ, पूर्वी की बीमारी, ऊपर से प्रेगनेंसी। पूर्वी किसी चीज के लिए बार बार मचल रही थी। गुस्से में आकर स्नेहा ने पूर्वी को एक चांटा मार दिया। पूर्वी एकदम चुप हो गई और स्नेहा के पास बैठ गई। उसे चुप देख स्नेहा को रोना आ गया। बच्चों को मारकर हम अपना गुस्सा उतारते हैं और अधिकांश समय वे निर्दोष होते हैं। मम्मी को रोता देख पूर्वी खड़ी हो गई। मम्मी के आंसू पोंछने लगी। तोतली आवाज में बोली, मम्मी मत लो, अब मैं भी नहीं लूंगी। स्नेहा उसे गोद में उठाकर खिलाने लगी। उसने सोचा बाकी काम बाद में कर लूंगी और थोड़ी ही देर में पूर्वी सो गई। स्नेहा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। सोते हुए बच्चे कितने मासूम, कितने भोले लगते हैं, एकदम ईश्वर की तरह निष्पाप। महिलाएं जब बाहर जाना शुरू करती हैं तो घर में बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। आज घर में हूँ तो काफी काम निपटा लूं, स्नेहा ने सोचा। स्नेहा को सारा दिन हो गया था काम समेटने में। तभी घंटी बजी। स्नेहा ने दरवाजा खोला। आलोक बाहर खड़े थे। आलोक का चेहरा एकदम निस्तेज, बेहद थका हुआ, डरा हुआ लग रहा था। एक पल तो आलोक को देखकर पूर्वी चौंक गई। पता नहीं क्या खबर है। उस क्षण पूर्वी को लेकर उसके मन में काफी शंकाएं पैदा हुई। आलोक सिर लटकाकर हारे हुए खिलाड़ी की तरह सोफे पर बैठ गए। स्नेहा से अब रहा नहीं गया। क्या हुआ, क्या खबर है, बोलो। आलोक के हाथ में रिपोर्ट थी, जिसे देखकर आलोक की आंखें भर आई। स्नेहा भी मानसिक रूप से कुछ बुरा सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। आलोक के चेहरे पर छाई वेदना से स्नेहा और दुखी हो गई। वह भी आलोक के पास आकर बैठ गई। स्नेहा, हमारी पूर्वी को खून चढ़ाना पड़ेगा, और आज ही नहीं हमेशा। इसके शरीर में खून नहीं बन पाता और जल्दी नष्ट हो जाता है। आलोक स्नेहा से इससे ज्यादा नहीं कह पाए और इसके बाद भी पूर्वी कुछ ही साल तक जिंदा रह पाएगी, इतना कहकर आलोक रोने लगे। आलोक की बातें सुनकर चक्कर आ गए। स्नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इतनी बड़ी सजा इतनी सी बच्ची को, किस जुर्म की। स्नेहा भी रोने लगी। उसके भी आंसू नहीं थम रहे थे। इतने में ही पूर्वी की आवाज आई, मम्मी मम्मी। पूर्वी शायद उठ गई थी। स्नेहा उठी और पूर्वी को गोद में ले आई। पूर्वी को देखकर आलोक और स्नेहा दोनों जोर जोर से रोने लगे। पूर्वी को कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को रोता देख वह भी जोर जोर से रोने लगी। फिर आलोक ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, हमारे जीवन के दुख में दुख तकलीफ तय है, उसे हमें भोगना ही पड़ेगा।
हिम्मत से काम लो, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, मूड चेंज हो जाएगा। दुखी मन से स्नेहा तैयार हुई, पूर्वी को तैयार किया और फिर मंदिर चले गए। सुबह दोनों ने ही बैंक से छुट्टी ले रखी थी। अस्पताल पहुंचे। आलोक व स्नेहा का मन एक सा हो रहा था। पहला खून आलोक ने दिया। स्नेहा व आलोक बड़ी बेबसी से पूर्वी की ओर देख रहे थे। पूर्वी खून देखकर चीख चीख कर रोने लगी। ब्लड चढ़ाने के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया। वह हिदायत दी कि इसे हमेशा ऐसे ही खून देना पड़ेगा, आप ब्लड डोनर तैयार रखिए। स्नेहा व आलोक की जिंदगी का रूटीन बन गया। कुछ महीनों में पूर्वी को खून चढ़ने लगा। खून चढ़ने से कुछ दिन पूर्वक पूर्वी अच्छे से खेलती, खुश रहती। जैसे जैसे खून की कमी होने लगती, पूर्वी सुस्त होती जाती थी। ऐसे ही 9 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब अपूर्व आ गया। आलोक व स्नेहा दोनों ही पूर्वी के बाद डरे हुए थे। बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इस बच्चे को थैलेसीमिया न हो। पूर्वी अपूर्व को देखकर बेहद खुश होती, उसे प्यार करती और भैया भैया कहती। अपूर्व 6 माह का हुआ तो स्नेहा को पूर्वी की ही तरह कमजोर दिखा। वे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने रक्त परीक्षण किया। शाम को आलोक जब रिपोर्ट लेकर आए तो चेहरा एकदम पीला व निस्तेज हो चुका था। स्नेहा को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। दोनों के पास इस दुख को बांटने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अपनी जिंदगी को इस तरह छूटते, सुनी आंखों से देखते रह जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जिंदगी का यह क्रम बन गया। एक बार पूर्वी को, एक बार अपूर्व को खून चढ़ाने के लिए 2 महीने या 4 महीने में लेकर जाना। बैंक के सभी कर्मचारी, पड़ोसियों, सभी ने दोनों की भरपूर मदद की। जिसका जिसका खून दोनों बच्चों से मिलता था, वे उन्हें अपना खून देते। अपने बच्चों को खून चढ़ा चढ़ा कर पालना आलोक व स्नेहा की नियति थी। आलोक व स्नेहा ईश्वर के इस फैसले के विरुद्ध रोते, हार मानने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। दोनों कहते, पता नहीं किस पाप की सजा ईश्वर ने हमें और हमारे बच्चों को दी है। इससे तो औलाद नहीं होती तो अच्छा रहता। अपने बच्चों को तड़पता देखना जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार होती है। फिर इस जिंदगी के आदी होते गए थे स्नेहा, आलोक और उनके बच्चे। अब पूर्वी खुद ही बोलने लगती, मम्मी मुझे खून चढ़वा दो, कमजोरी लग रही है। कुछ सालों में दोनों बच्चे ऐसे समझदार हो गए थे कि स्नेहा का दिल तड़प उठता था। अब खून चढ़ाने पर दोनों बच्चे रोते भी नहीं थे। उन्हें आदत पड़ गई थी, क्योंकि खून लगने के बाद वे अच्छा महसूस करते थे। धीरे धीरे गर्म लू की तरह जिंदगी के 10 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन पूर्वी की तबीयत बेहद खराब हो गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। और रात में अचानक पूर्वी चली गई। आज अपूर्व बार बार दोनों से यही पूछता, दीदी कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। अपूर्व के यह मुंह से शब्द सुनकर दोनों अंदर से टूट उठते थे। अपूर्व को समझाते, बेटा ऐसा नहीं कहते। घर के साथ दिल का एक कोना पूरा रीता हो गया। कई दिनों तक स्नेहा हर बार 2 प्लेट लगाती, फिर रोने लग जाती। धीरे धीरे दोनों ने बैंक जाना शुरू कर दिया। दुखी जीवन की में वक्त ही मरहम होता है। घाव भर तो नहीं सकता, पर धीरे धीरे रिश्ता कम जरूर होने लगता है। दोनों ही सामान्य होने का प्रयास कर रहे थे। आंसू भी सूखने लगे थे। 1 साल हो गया। एक बार तेज आंधी चल रही थी। शनिवार का दिन था। दोनों हफ्ते हफ्ते जल्दी घर आ गए थे। आलोक ने स्नेहा से कहा, लाओ मैं सामान लेकर आ जाऊं, आज समय है तो काम हो जाएगा। स्नेहा ने कहा, अभी काफी आंधी चल रही है, पानी गिर सकता है, कल ले आना। आलोक ने कहा, चलो कल रविवार के दिन आराम करेंगे, आज सारा काम कर लेते हैं। आलोक जब जाने लगा तो अपूर्व भी पीछे लग गया। पापा मैं भी चलूंगा। आलोक ने उसे भी स्कूटर पर बैठा दिया। 2 घंटे हो गए थे दोनों को गए। इधर बारिश शुरू हो गई। अचानक अंधेरा पड़ने लगा। स्नेहा को चिंता होने लगी तो नजरें बालकनी में आकर रास्ता देखने लगी। तभी उसे याद आया कि अपूर्व को भूख लगी होगी। वो अंदर जाकर दूध बनाने लगी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। क्या
ये आलोक का घर है? हाँ, स्नेहा ने कहा। देखिए, मैं एबी रोड से बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, आप जल्दी पहुँचें। इतना सुनना था कि स्नेहा के हाथों से दूध का गिलास गिर गया। उसके पैरों पर मानो हजारों टन वजन रख दिया हो। स्नेहा लगभग सीढ़ियों से गिर ही पड़ी। थोड़ी देर में चेतना आई तो बदहवास हालत में उसे समझ में नहीं आया क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जाए। बड़ी मुश्किल से उसे उसके बॉस मिस्टर गिरी जड़िया का नंबर याद आया। उन्होंने उसे फ़ोन किया। सॉरी सर, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। अपनों से ही तो उम्मीद की जाती है। कहो स्नेहा, क्या बात है? स्नेहा जोर जोर से रोने लगी और सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कब वे आए, स्नेहा कब अस्पताल पहुंच गई, उसे कुछ होश नहीं। अस्पताल जाकर मालूम पड़ा दोनों को एक ट्रक ने बेरहमी से रौंद दिया था। दोनों के ही सिर पर घाव थे और डॉक्टरी सहायता मिलने के पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। स्नेहा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे क्या कहा, इसके बाद क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। 7 दिन बेहोशी की हालत में स्नेहा चिल्लाती रही, रुको, मैं भी आ रही हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें तो रविवार को आराम करना था, क्या हो गया, कहाँ गया आराम? ईश्वर ने स्नेहा पर दुख का पहाड़ तोड़ दिया, फिर उसे जिंदा क्यों रखा पता नहीं। स्नेहा ने एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की और उसकी माँ ने सही समय पर देख लिया, वह उसे बचा लिया। स्नेहा माँ के पैर पकड़कर रोते हुए बोल रही थी, माँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीकर क्या करूँगी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। माँ के पास दिलासा देने के अलावा कोई शब्द नहीं। वे अपनी बच्ची को बाहों में लिए जोर जोर से रोती रही। स्नेहा की माँ ने बैंक से 2 महीने की छुट्टी दिलाई। वह स्नेहा को अपने साथ अपने घर ले गई। जब स्नेहा वापस आई तो उसका जीवन लहलहाते बसंत से कभी न खत्म होने वाला पतझड़ बन चुका था। स्नेहा को अब समझना मुश्किल हो गया था। कुछ दिनों में स्नेहा ऐसी हो गई जैसे सदियों से बीमार हो। 1 साल हो गया था। इन दिनों महीनों में स्नेहा जैसे मशीन हो गई। उसकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थी। वो क्यों जिंदा है उसे नहीं पता। जीवन की गति में चली जा रही है, कुछ पता नहीं। मिस्टर जड़िया को स्नेहा का दुख देखा नहीं जाता। वे बेहद कोशिश करते उसे हंसाने की, पर स्नेहा तो काठ की मूर्ति हो गई थी। ऐसी हालत में मिस्टर जड़िया ने एक दिन स्नेहा की माँ और उसके कजिन भाई की उपस्थिति में अपने मन की बात कही। अपने बारे में उन्होंने बताया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरे की होने वाली है और दोनों ही विदेश में जाकर सेटल होंगे। मेरी बीवी का 5 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। मेरी जिंदगी भी सूनी है। यदि आप लोग ठीक समझें तो मैं स्नेहा से विवाह के लिए तैयार हूँ। भाई और माँ से भी स्नेहा का दर्द देखा नहीं जा रहा था, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। वैसा दर्द उनकी प्यारी स्नेहा उठा रही थी और पता नहीं किस जन्म का फल उसे मिला था। लक्ष्यहीन जीवन को थोड़ा सहारा मिल जाएगा, यही सोचकर उसके भाई ने स्नेहा से, मैं बात करता हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं, मिस्टर चिड़िया से कहा। स्नेहा इस विवाह के लिए कतई तैयार नहीं थी। नियति की जिस क्रूरता का वह सामना कर रही थी, उसमें किसी हिम्मत की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। फिर भी माता व भाई के काफी समझाने पर उसने मिस्टर जड़िया से हाँ कह दी। मिस्टर जड़िया बिना किसी अपेक्षा के स्नेहा का लगातार ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे 1 साल हो गया। आदमी दुख की तपन से बचने की राह ढूंढता है, दुख के पलों को जल्दी भूलना चाहता है। स्नेहा तपते रेगिस्तान की तरह हो गई थी, जिस पर मिस्टर जड़िया लगातार अपने स्नेह की बौछार कर रहे थे। शायद स्नेह का कोई अंकुर फूटे। इंतजार का फल मिला। मिस्टर जड़िया की मेहनत रंग लाई और स्नेहा के मन में मिस्टर जड़िया के लिए स्नेह अंकुरित हो गई। ये कहानी एक वास्तव में बहुत दुख भरी कहानी है। इन लोगों को काफ़ी हद तक मैंने बहुत नज़दीक से देखा था, लेकिन इतने दुख के बावजूद जीवन एक छोटी सी उम्मीद कहीं ना कहीं से तपते रेगिस्तान में एक अंकुरण की तरह, जिंदगी एक उम्मीद, छोटी सी किरण कहीं ना कहीं से हमेशा देती है। धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र निरंजन भाई, आइए
और जैसे मैंने पहले कहा, एक शिक्षक के नाते आपको मेरा प्रणाम। आपके युवा कवियों को लेकर के आइए और जैसा कि आप हमेशा करते हैं, छा जाइए। निरंजन श्रोत्री भाई। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं विवेक चतुर्वेदी की कविताएं। विवेक चतुर्वेदी को अप्रैल 2019 के रेखांकित में हमने प्रकाशित किया था और उसके बाद उनका एक संग्रह आया है, स्त्रियां घर लौटती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि स्त्री विमर्श की कविताएं कोई स्त्री ही रचे। विवेक चतुर्वेदी जैसे व्यक्ति भी एक ऐसा स्त्री विमर्श रचते हैं जो कि गहन संवेदनों के साथ में कम शब्दों में स्त्री के पूरे संघर्ष को चित्रित करते हैं। लड़की दौड़ती है तो थोड़ी तेज हो जाती है धरती की चाल। स्त्री के उद्यम और जिजीविषा को रेखांकित करती ये पंक्तियां विवेक चतुर्वेदी की कविता का सार है। तो आइए सुनते हैं विवेक चतुर्वेदी की कविताएं। समावर्तन के पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक चतुर्वेदी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूंगा। शीर्षक है पसीने से भीगी कविता। एक पसीने की कविता है जो दरख्ते खेत में उगती। एक पसीने की कविता है जो दरख्ते खेत में उगती है, वहीं बड़ी होती, जिसमें बहुत कम हो गया है पानी, उस पहाड़ी नाले में नहाती है। अगर लहलहाती है धान तब कजरी गाती। इस कविता में रूमान बस उतना ही है जितनी खेत के बीच फूस के छप्पर की छांव है, या खेत किनारे अपने आप बढ़ाए गुलमोहर का नारंगी रंग है। इस कविता को आप रेलगाड़ी में चढ़ा शहर लाने की मेरी कोशिशें नाकाम हैं। ये कविता खलिहान से मंडी तक बैलगाड़ी में रत जगह करती है। ये समर्थन मूल्य के बेरुख हो जाने पर कसमसाती है, खाद बीज के अभाव और पानी के षड्यंत्रों पर चिल्लाती। कभी जब ब्लॉक का अफसर बहुत बेईमान हो जाता है तो सांप सी फनफनाती। ये सचमुच अपने समय के साथ खड़ी होती। ये गांव से कलारी हटाने के जुलूस में शामिल होती। ये कविता आंगन में बैठ चरखे सा काटती है, रात रात अम्मा की आंखों में जागती है, जिज्जी के गौने पर आंखें भिगोती है, बाबू के गमछे को धोती। ये पसीने से भीगी काली देह पर भूसे की चिनमिनाहट है, ये बूढ़े बाबा की लाठी की आहट है। ये कविता गांव के सूखते पोखरे के किनारे बैठ रोती है, जहां भी पानी, चिड़िया, पेड़, पहाड़ और आदमी होता है वहां होती। दूसरी कविता है दुनिया के लिए जरूरी। बहुत सी खूबसूरत बातें मिटती जा रही हैं दुनिया से, जैसे गौरैया, जैसे कुनकुनी धूप, जैसे बचपन, जैसे तारे और जैसे एक आदमी जो केवल आदमियत की जायदाद के साथ जिंदा हो। और जैसे एक आदमी जो केवल आदमियत की जायदाद के साथ जिंदा हो। और कुछ गैर जरूरी लोग न्योत लिए गए हैं जीवन के जौनार में, जो बिछ गई पंगतों को कुचलते, पत्तलों को खींचते, भूख भूख चीखते, पूरी धरती को जीम रहे। सुनो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है मिसाइल। सुनो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है मिसाइल, जरूरी नहीं है अंतरिक्ष की खूंटी पर अपने अहम को टांगने भेजे गए उपग्रह, जरूरी नहीं है दानवों से चीखती मशीन। हाँ, क्यों जरूरी है मंगल पर पानी की खोज? जरूरी है तो आदमी, जरूरी है तो आदमी नंगा और आदिम हाड़ मांस का, रोने धोने का, योग वियोग का, शोक अशोक का, एक निरा आदमी जो धरती के नक्शे से गायब होता जा रहा है। उसकी जगह उपज आई हैं बहुत सी दूसरी प्रजातियां उसके जैसी, पर उनमें आदमी के बीच तो बिल्कुल नहीं। इस दुनिया के लिए जरूरी हैं पानी, पहाड़ और जंगल। इस दुनिया के लिए जरूरी हैं पानी, पहाड़ और जंगल, जरूरी है हवा और उसमें नमी, कुनकुनी धूप, बचपन और तारे बहुत सारे। स्त्रियां घर लौटती। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में उड़ती हुई आकुल वेग से, काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में उड़ती हुई आकुल वेग से, काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं।
स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है, छोड़ देती है आंगन में। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए, जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना। दोस्तों, आज का एपिसोड पूरा करूं उसके पहले एक चीज आपको याद दिला दूं। आपके कमेंट्स प्लीज हमको जरूर भेजिए, और हाँ, हमारे एपिसोड को लाइक करें, आप उसको आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आने वाले एपिसोड के आपको मिल सके। आपके लेख, आपकी कविताएं और आपकी कहानियां तो आप हमको भेज सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको अपना एड्रेस फिर से बताता हूं। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते हैं, तो देर किस बात की है दोस्त, प्लीज थोड़ा समय निकालिए और कुछ लिख करके भेजिए हमको। मैं कल आपके बीच में फिर आऊंगा रविवार के दिन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।